ये मोशन का पार्ट 2 है। मोशन की पार्ट फर्स्ट में हमने बात की थी वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज और भी बहुत सारी बातें मोशन के बारे में की थी। ये हमारा पार्ट 2 है और पार्ट 2 में मैं बात करने वाली थी डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस की। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है और उसको समझेंगे कैसे, यही चीज़ हम इस टॉपिक पे देखेंगे। तो आइए बात करते हैं पहले डिस्टेंस की। डिस्टेंस को हम हिंदी में दूरी के नाम से जानते हैं। तो ये दूरी होती क्या है? इसकी डेफिनेशन होती है कि किसी भी दो बिंदुओं के बीच, क्या किसी भी वस्तु के एक स्थान, मान लेते यहाँ पे कोई वस्तु है जिसका नाम A है और इस स्थान से इसको किसी और बिंदु तक जाना है B। यहाँ तक जाने में वो जो वस्तु है वो जितने लंबे पथ की लंबाई को तय करेगा वही उसकी दूरी कहलाएगी। मतलब ये पहली स्थिति थी बिंदु A, यहाँ पे इसको जाना है B, यहाँ से यहाँ तक जाने में ये जो सड़क की लंबाई होगी उसकी दूरी कहलाएगी। यानी इसकी जो लंबाई है वो AB है तो AB ही इसकी दूरी हो जाएगी। तो आइए थोड़ा और फिगर से समझते हैं। अगर हम इसका रास्ता चेंज कर दें, A से B तक जाने में हमें एक रास्ता दिख रहा है सीधा जाने का और इस पथ की लंबाई है जो वो हमारी AB है। अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट C ले लें तो पहले ये यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ, तो ये मार्ग 2 है, पहुँचना हमें बिंदु B पे ही है, लेकिन इसकी जो दूरी है वो क्या होगी? यहाँ से यहाँ की दूरी AB थी, हमारा पहला जो था दूरी वो AB था। दूसरी दूरी हमारी क्या आई? यहाँ से यहाँ तक यानी AC प्लस यहाँ से यहाँ तक CB, यानी हमारे दूसरे पथ की जो लंबाई है वो AC और CB है, तो यही इसकी दूरी हो जाएगी। तीसरा पथ मान लेते हैं हम कुछ इस टाइप का है और ये पथ D है, तो ये हमारा तीसरा पथ है। ये इसकी लंबाई कितनी होगी? AD, तो हमारा तीसरी जो दूरी हो जाएगी वो AD और B हो जाएगी। इससे ये हमें पता चल रहा है कि हम इतने फिगर से ये तो समझ गए हैं कि हम किसी भी चीज़ को जब सॉल्व कर रहे हैं इसमें तो हमें दूरी पता चल रही है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि वो किस दिशा में जा रहा है या फिर वो दूरी तय करने के बाद कहाँ पहुँचेगा, ये हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। सिर्फ हम दूरी निकाल पा रहे हैं, दिशा का ज्ञान हमें नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि जो दूरी होती है वो एक अदिश राशि होती है। मैंने पढ़ाया था कि अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि वे राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। वे राशियाँ अदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो इसमें हमें दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये जो राशि है हमारी वो एक अदिश राशि है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट को हम हिंदी में विस्थापन कहते हैं। अब ये विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट है क्या? जब कोई भी वस्तु जो होती है वो यहाँ पे है, माना A बिंदु पे है कोई भी वस्तु, उसको यहाँ से यहाँ यानी B पॉइंट तक जाना है, या हम किसी चीज़ को फोर्स लगा रहे हैं और उसको उस स्थान पे भेज रहे हैं, तो यहाँ पे जो उस वस्तु का मान होगा वो 0 होगा। और मान लिया हमने इसे 6.5 मीटर की दूरी पर विस्थापित कर दिया, यानी फोर्स लगा के इस वस्तु को यहाँ से यहाँ भेज दिया, तो इसका प्रारंभिक स्थिति 0 थी। अंतिम मान जो होगा इसकी अंतिम स्थिति 6.5 होगी, क्योंकि वो जो वस्तु है वो 6.5 मीटर की दूरी पे गई है। अब मान लिया कि यहाँ पे एक पॉइंट है C, B से C की जो दूरी है वो 3 मीटर है और C से A की दूरी जो है हमारी वो 4 मीटर है। तो विस्थापन है क्या? किसी भी गतिमान वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर को ही हम विस्थापन के नाम से जानते हैं। तो ये वस्तु थी हमारी, ये मान लिया कोई वस्तु है,
इसको यहाँ से हमने विस्थापित कर दिया यहाँ तक, तो इसकी अंतिम स्थिति कहाँ गई? 6.5 पे। प्रारंभिक स्थिति क्या थी? 0 थी। उनके बीच का अंतर यानी माइनस कर देंगे हम, तो 6.5 आएगा, यानी जो इसका विस्थापन है वो 6.5 है। अगर हम A से B को स्थापित करेंगे, A पॉइंट से B पॉइंट तक, तो 6.5 मीटर किया गया। अगर हम B से A की बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि B से A के बीच का विस्थापन क्या होगा, तो आपको पता है कि कोई भी वस्तु B से हमको A पे विस्थापित करनी है, तो आपको पता होगा कि वस्तु क्या थी, इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा? अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर को ही, तो अंतिम स्थिति से क्या हो जाएगी? यहाँ से यहाँ जाएगी, तो B से A पे जा रही है, तो आपको दिख रहा है अंतिम में यहाँ पे क्या है? 0 है अंतिम स्थिति, तो यहाँ 0 हो जाएगा। प्रारंभिक स्थिति क्या थी? 6.5 थी, B पे इसका मान, यहाँ पे 6.5 ही रहेगा। बीच का अंतर यानी यहाँ माइनस कर देंगे। 0 में से 6.5 जाएगा? नहीं जाएगा, फिर कर सकते हैं। जब भी कोई वैल्यू होती है इससे कम होती है, 0 होती है, तो डायरेक्टली क्या करते हैं? माइनस करने के लिए वही वैल्यू माइनस में हो जाती है। तो 0 में से जब 6.1 माइनस करें, माइनस 6.5 आएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी जो इसका विस्थापन है। अगर हम बोले कि कोई भी वस्तु A से B विस्थापित हो रही है, फिर B से C और फिर C से A आ जाएगी, तब इसका विस्थापन क्या होगा? तो याद रखिएगा कि कोई भी वस्तु का विस्थापन तभी माना जाता है जब वो वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से थोड़ा सा हिले, अपनी जगह से मूव करे, तभी विस्थापन माना जाता है। अगर ये दीवार है, अगर इस दीवार को या बोर्ड को हम कहें कि इसको धक्का दे दीजिए, इसको विस्थापित करिए, तो अगर ये अपनी जगह से नहीं हिला, आप इस पर चाहे जितना फोर्स लगा लें, लेकिन अगर ये अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, तो आपके द्वारा ना तो कोई कार्य किया गया और ना ही कोई विस्थापन हुआ। ठीक है, तो विस्थापन तभी होगा जब वो अपनी स्थिति प्रारंभिक स्थिति से हटे। तो हम बात कर रहे हैं A से B, B से C और C से A के विस्थापन की। तो अब आप बताइए कि ये जो वस्तु है A पॉइंट पे थी, A से B पे गई, इसका विस्थापन कितना हो गया? 6.5 का। B से C पे आई, यहाँ पे विस्थापन कितना हो गया? 3 का। और यहाँ से यहाँ आई, यहाँ पे 4 हो गया। तो ये जो वस्तु थी घूम फिर के आई तो अपनी जगह पे वापस, जो इसकी प्रारंभिक स्थिति 0 थी, वो वस्तु घूमने के बाद आई तो उसी दूरी जगह पे है। ये जो आप निकाल रहे थे, ये जो है 3 और ये सब, ये तो इसकी दूरी है। अगर हम बोला जाए कि A से B, B से C और वहाँ से A की दूरी क्या है, तो अब क्या करेंगे? A से B का आपको पता है 6.5 था, B से C का 3 है और C से A का 4 है, सबको जोड़ दीजिए। 6.5 प्लस 7 इज इक्वल टू 13.5, ये इसकी क्या हो गई? दूरी हो गई। लेकिन इसका विस्थापन कितना है? तो विस्थापन बिल्कुल नहीं हुआ, वो वस्तु जो थी वो अपनी प्रारंभिक स्थिति पे पुनः पहुंच गई, तो इसलिए वस्तु में विस्थापन कितना हुआ? 0। तो आप डायरेक्ट फिगर से भी देख सकते हैं। अगर हम पूछें कि A से B का विस्थापन क्या है? 6.5 है, क्योंकि आपको पता है यहाँ का मान क्या होता है? 0 होता है। अगर पूछे कि A से B और B से C विस्थापित की गई है, तो इसका विस्थापन क्या होगा? यानी A से B, B से C, मतलब क्या हो रहा है? A से C तक ही तो हमें जाना है। A से B विस्थापित हुई, B से C हुई, मतलब यहाँ से दूरी यहाँ तक ही, यहाँ से दूरी यहाँ तक ही, तो जो विस्थापन होगा वो इतनी ही तो दूर होगा। वस्तु कहाँ पहुँच गई? यहीं तो पहुँच गई, यहाँ से तो दूरी यहाँ इतना हमको निकालेंगे। जब 6.5 प्लस 3 कर देंगे तो ये इसकी दूरी निकल जाएगी। विस्थापन कितना हुआ? यानी यहाँ से यहाँ तक अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति, तो दोनों को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अंतिम स्थिति आपकी क्या आ रही है? 4 आ रही है। प्रारंभिक स्थिति की आपकी 0 थी, कर देंगे दोनों को ऐड, सॉरी माइनस करना था, हाँ, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के अंत में 4 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा मीटर, और यही इसका क्या हो गया? विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन में अलग अलग चीजें हैं। दूरी हो जाएगी, केस में पूछा था A से B, B से C, तो A से B 6.5 और B से C 3, यानी हमारा क्या हो जाएगा? 9.5 इसकी दूरी हो जाएगी। और अगर विस्थापन पूछेगा तो विस्थापन हमारा A से C के लिए होगा,
तो ये हम सॉल्व किया अंतिम से प्रारंभ के अंतर को, जहाँ यहाँ पे हमारा होल आंसर है। अब हमारा ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं जो स्पीड और वेलोसिटी है। तो आइए वीडियो पे स्टार्ट। तो आइए अब बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी। पहले हम स्पीड की बात करेंगे। स्पीड को हम हिंदी में चाल कहते हैं और वेलोसिटी को हम हिंदी में वेग कहते हैं। और ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कभी कंफ्यूजन ये ना हो कि दोनों चीज़ें सेम हैं। दोनों चीज़ें अलग होती हैं, इनकी डेफिनेशन अलग होती हैं, दोनों की क्वांटिटीज स्केलर वेक्टर ये अलग अलग हैं। और तो आइए पहले चाल की बात करते हैं। चाल यानी स्पीड क्या है? स्पीड की डेफिनेशन यानी चाल की डेफिनेशन होती है कि किसी भी गतिमान वस्तु के एकांक समय में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। मतलब एकांक समय अंतराल में होने वाली दूरी परिवर्तन की दर को ही हम चाल कहते हैं। यानी इसको हम v से डिनोट करते हैं, यानी चाल बराबर हो जाएगा दूरी में परिवर्तन, या सिर्फ दूरी भी लिख सकते हैं, परिवर्तन अपॉन समय दर, या सिर्फ समय। पढ़ा तो हो गई, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ये हमने डेफिनेशन के हिसाब से इसका फॉर्मूला लिखा है कि चाल क्या होती है, किसी भी एकांक समय अंतराल में होने वाली दूरी में परिवर्तन को ही हम चाल कहते हैं। इसको हम चाल को स्मॉल v से डिनोट करते हैं, दूरी में परिवर्तन को हम डेल्टा s कर देते हैं और समय अंतराल को मानते हैं कि डेल्टा t। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब चाल है क्या? चाल जो होती है उससे आपको ये तो पता चल जाता है कि एकांक समय में वो कितनी दूरी तय किया है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता है कि वो किस दिशा में जा रहा है। इसलिए चाल जो है वो एक अदिश राशि है और इसका मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड हो सकता है, किलोमीटर पर आवर हो सकता है। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि ये हमारी दूरी थी, दूरी मीटर में हो सकती है, छोटी यूनिट, समय सेकेंड में होता है तो मीटर पर सेकेंड एक यूनिट आ गई। फिर दूरी जो होती है वो किलोमीटर में भी हो सकती है और टाइम तो आवर में हो जाएगा, जो 2 किलोमीटर में है, बड़ी यूनिट है तो ये भी किलोमीटर पर आवर दूसरी यूनिट हो गई। अब बात करते हैं वेग की। वेग इंग्लिश में हम वेलोसिटी कहते हैं, हिंदी में हम वेग कहते हैं। वेग क्या है? तो किसी भी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय में होने वाले विस्थापन को हम वेलोसिटी कहते हैं, वेग कहते हैं। यानी वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल या समय दर। तो यही डिफरेंस है कि इसमें दूरी में परिवर्तन को नापते हैं, इसमें दूरी होती है एकांक समय में और इसमें एकांक समय में जो विस्थापन होता है वो। और दूरी और विस्थापन की डेफिनेशन इसके पहले अभी बताई मैंने कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल, इसको भी हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। विस्थापन को आप इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं तो उसको आप डेल्टा d से भी डिनोट कर सकते हैं, या डेल्टा s से भी। समय अंतराल को हम डेल्टा t से डिनोट करते हैं। अब ये कौन सी क्वांटिटी होती है, कौन सी राशि होती है? तो आपको पता है कि दूरी जो थी यहाँ पे वो एक अदिश राशि थी, क्योंकि दूरी से आपको ये नहीं पता चलता है कि वो किस दिशा में जा रहा है या अंतिम स्थिति उसकी क्या होगी। लेकिन वेग में जो विस्थापन आ रहा है आपको पता है कि विस्थापन जो होता है वो एक सदिश राशि होती है, इसलिए वेग भी क्या होगी? एक सदिश राशि होगी, सदिश राशि। इसका जो मात्रक होता है विस्थापन क्या होगा? मीटर में नहीं होगा, टाइम सेकंड में ही होगा, या तो किलोमीटर में होगा अगर वो या आर में लेते, यानी इसका मात्रक भी वही होता है मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की। बहुत बार आपसे ये भी इसमें पूछ लेता है कि चाल और वेग में अंतर बताइए, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि किसी भी एकांक समय अंतराल में होने वाली दूरी में परिवर्तन को हम चाल कहते हैं। उसकी डेफिनेशन उसके अंतर को डिफाइन करने के लिए सबसे अच्छा होता है। और यहाँ पे आप डिफरेंस में पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि किसी भी एकांक समय अंतराल में होने वाले विस्थापन को ही हम वेग कहते हैं। लिख सकते हैं कि चाल जो होती है वो एक अदिश राशि होती है और दूरी
v जो होती है वो एक सदिश राशि होती है। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आर होता है और इसका मात्रक मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आर होता है। मेन पॉइंट ये है कि जो चाल होती है हमारी, चाल हमेशा पॉजिटिव होती है यानी धनात्मक होती है, लेकिन जो वेग होता है, वेग आपका धनात्मक हो सकता है लेकिन ये ऋणात्मक भी हो सकता है और ये शून्य भी हो सकता है, यानी इसकी वैल्यू आप 0 भी आ सकती है। तो याद रखिएगा, चाल जो होता है वो सिर्फ धनात्मक हो सकता है, लेकिन जो वेग होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें। किसी भी गतिमान वस्तु में समय के साथ होने वाले वेग में परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर या परिवर्तन बटे समय। त्वरण को हम a से डिनोट करते हैं, स्मॉल a से। वेग में परिवर्तन हो रहा है यानी अंतिम उसकी वेग कुछ और होगी, मान लेते हैं v2 थी, प्रारंभिक वेग v1 रही होगी, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है तो v2 माइनस v1। टाइम में भी कुछ आएगा, वहां पे टाइम कुछ और होगा, यहाँ पे तो t2 माइनस t1। अब ये जो माइनस होता है v2 माइनस v1 को हम डेल्टा v से डिनोट करते हैं और t2 माइनस t1 को हम डेल्टा t से डिनोट करते हैं। तो a इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t लिखा जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और यही होगा। त्वरण जो होता है वो एक सदिश राशि होती है, क्योंकि सदिश राशि होती है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, हमें दिशा और परिमाण दोनों का ज्ञान होता है, इसलिए ये जो होता है एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब त्वरण की बात तो की हमने, अब बात आती है कि अगर वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो धनात्मक है, वेग में परिवर्तन धनात्मक होता है तो वो तो त्वरण कहलाएगा, उसके वेग में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन अगर वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो ऋणात्मक है तो उसके वेग में ह्रास होगा। ह्रास का मतलब होता है कि वो कम होगा, धीरे धीरे उसकी वेग कम होती जाएगी। तो त्वरण अगर ऋणात्मक होता है उसको हम त्वरण नहीं कहते हैं, उसको हम मंदन कहते हैं या फिर इसको अवत्वरण के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर इसके लिए मंदन का यूज होता है। आपसे पूछा भी जाता है कि मंदन क्या है, तो किसी भी वेग में जब कमी होती है या वेग जो होता है उसकी दर ऋणात्मक होती है तो उसके वेग में कमी आती है, वो धीरे धीरे कम होता है और उसी कमी को हम मंदन के नाम से जानते हैं। डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि जब त्वरण ऋणात्मक होता है या वेग में परिवर्तन ऋणात्मक होता है तो उसको हम मंदन कहते हैं। इसको हम माइनस a से डिनोट करते हैं क्योंकि ये होता ही ऋणात्मक है, तो प्लस a जब रहेगा तो वो त्वरण होता है और माइनस a होता है वो मंदन होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस की, कुछ डेरिवेशंस करवाएंगे, वो जो 3 लॉ ऑफ मोशन होते हैं उसी को एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप नेक्स्ट वीडियो को भी देखेंगे और अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसे देखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।